श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में आज उपस्थित हैं। हम बता दें कि G20 ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और इसी क्रम में भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता कर रहा है। बहुत फख्र की बात है हमारे लिए ये। और शुरुआती दौर में G20 का जो व्यापक एजेंडा था वो आर्थिक मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसका विस्तार करते हुए व्यापार, कृषि, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को भी रखा गया और स्वास्थ्य भी इसका एक प्रमुख मुद्दा बन के उभरा। बहुत ज्वलंत मुद्दा है स्वास्थ्य, चूंकि पिछले 2 सालों में हमने कोरोना के एक भयंकर महामारी को देखा है, तो स्वास्थ्य पे चर्चा करना बहुत मौजू हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेहमानों का परिचय करवाना चाहेंगे आपसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर तलहा साद, आप प्रोफेसर हैं टीबी एवं चेस्ट विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित रावत, आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा सिंह हैं और चौथे मेहमान हमारे बीच डॉक्टर शतक्रतु द्विवेदी साहब हैं। आप सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। इस समय हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हम अलहदा या आइसोलेशन में हम किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो G20 एक समूह है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, तो सारी चीज़ें जब कनेक्टेड हमें दिखाई देती हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य का कनेक्शन या अंतर संबंध सारे देशों के बीच में क्या हो सकता है और इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? डॉक्टर पूजा सिंह, आपसे हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि G20 समिट जिस चीज़ के लिए रखा गया था वो शुरुआती दौर में तो आर्थिक के था, पर इस समय स्वास्थ्य एक पैंडेमिक से गुजरने के बाद बहुत अहम मुद्दा हो चुका है और उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना स्वास्थ्य खुद कैसे अच्छा रख सकते हैं और दूसरे को भी स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि G20 ने स्वास्थ्य को इतना महत्व दिया है। जी, G20 ने स्वास्थ्य को बहुत महत्व दिया है और आपने कोरोना के महामारी की बात भी की। भयंकर लहर से हम निकल के बाहर आए हैं। आफतकाल, आपातकाल पूरी दुनिया के लिए था। ऐसे में बहुत बड़ी जो चर्चा एक मुद्दे पे होती है वो है हेल्थ इमरजेंसी की, स्वास्थ्य आपातकाल की जो बात होती है। इसमें हमारी जो प्रिवेंशन की बात है, रोकथाम की बात है, हमारी तैयारी क्या है और सारे देशों के साथ मिल करके हम इस मुद्दे पे कैसे काम कर सकते हैं? डॉक्टर शतक्रतु द्विवेदी साहब। वर्तमान समय में स्वास्थ्य जो है वो केवल एक लोकली में नहीं रह गया है, ये पूरे मतलब विश्व अक्रॉस बाउंड्रीज जो है, चाहे किसी भी बीमारी के फैलने का हो, जैसे अपन ने कोरोना में देखा, जो पूरे विश्व में सभी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके पेंडेमिक में डेवलप हुआ। इसके बाद हमने देखा कि उसकी रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन या जो हुए, भारत से ही बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशंस डेवलप किए गए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक, और इनका हम लोग ने खुद तो किया ही इस्तेमाल, बाहर विदेशों में इनका निर्यात भी बहुत ज़्यादा किया। तो स्वास्थ्य के लिए, किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए सभी लोगों का एक लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसको रोकने के लिए या उसको बाद में क्योर करने के लिए। सभी में पूरे इंटरनेशनल लेवल का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और समन्वय बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तलहा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, भारत की तैयारी की यदि हम बात करें, प्रिपेयर्डनेस की बात करें, तो हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? ये आपका अच्छा सवाल है कि आज तक इतने लंबे समय गुजरने के बाद, जो कि 70 साल अगर हम देखें पीछे विगत जो गुजरे हैं, उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी जो है हेल्थ से संबंधित हो रखी है और ये किस तरह से एक मापदंड बना सकता है और बाकी G20 के देशों को लेकर के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज का विस्तार और मेडिकल कॉलेज जो है उनकी संख्या पिछले विगत 1 दशक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई और इससे जो डॉक्टर और मरीज़ की बीच जो तुलनात्मक जो संख्या रही उसमें काफ़ी कमी आई। क्योंकि क्या है कि पहले हर एक डॉक्टर 1 लाख मरीज़ को देख रहा होता था, लेकिन पिछले 1 दशक के अंदर में मेडिकल कॉलेज में जो कि बच्चों को डॉक्टर बनाने की और उसकी संख्या जो बढ़ी, साथ साथ में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक के जो कॉलेजेस खुले, इन सभी चीज़ों से ये पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर है, जो कि पढ़ाई का स्ट्रक्चर, जिससे कि आपको डॉक्टर मिल सके और जो नर्सिंग स्टाफ मिल सकें और जो पैरामेडिकल स्टाफ मिल सकें, इन सभी से पूरे भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हुई हैं और इतनी सुदृढ़ हो चुकी हैं जिससे कि बाहर के देशों के भी कई अलग अलग देशों से लोग अब भारत आ रहे होते हैं और आकर के अपने इलाज का यहाँ पर समाधान ढूंढ रहे होते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इन सभी में भी
अगर किसी को ऑपरेशन भी कराना हो रहा होता है तो उनको काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा होता है। हो सकता है कि कुछ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या उससे भी ज़्यादा समय का इंतज़ार करना पड़ जा रहा होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी डेवलप हो गए हैं और मेडिकल कॉलेजेस भी डेवलप हुए हैं जो कि पब्लिक, आम जनता के लिए मुफ्त सेवाएं दे रहे होते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। और ये जो कि विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, उन दोनों को देखने के लिए एक काफ़ी अच्छा अवसर रहेगा। जी, आपके कहने का आशय ये है कि भारत जो है एक चिकित्सा हब के रूप में उभर रहा है और तमाम जो बुनियादी ढांचा है, सुविधाएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा विस्तार विगत कुछ वर्षों में हुआ है और मेडिकल टूरिज्म जैसा शब्द भी जो है इसी से आया है। भारत लोग आकर के इलाज ले रहे हैं। डॉक्टर सुमित रावत जी, आपको हम इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और एक बहुत जो व्यापक समस्या देखी जा रही है वो AMR की देखी जा रही है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध जो होता है, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। चूँकि आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, तो ये पूरे मानव समुदाय के लिए वैश्विक स्तर पर कितनी बड़ी चुनौती है? जी दीपक जी, क्या है कि जब इसमें हम हिस्ट्री देखें तो एंटीबायोटिक की या जो जीवाणु प्रतिरोधी दवाइयों की जब डिस्कवरी हुई थी, जब इनकी खोज हुई थी, तो ये माना गया था कि मनुष्य ने सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अब आगे चल के कोई भी बीमारियां होंगी नहीं। परंतु 10 साल के भीतर ही ऐसा पता चला कि जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, इन्होंने एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप कर लिए हैं, यानी कि अब ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ इनके ऊपर असर करना बंद कर दी गई। इसके साथ ही शुरुआत हुई और अनेक प्रकार की दवाइयों की डिस्कवरी की कि एक दवाई रेजिस्टेंट हो गई तो उसके बाद दूसरी बनाई गई, दूसरे के बाद तीसरी। आज सैकड़ों एंटीबायोटिक हमारे पास मौजूद हैं। परंतु इसके साथ ही जो हमारे पास जो चैलेंजेस सामने आए, जो हमको एक ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ा कि हमारे पास आज की डेट में ऐसे बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे जीवाणु हैं जो ऐसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, ख़ास तौर से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और बड़े बड़े बम्बई, दिल्ली और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, कि जहाँ पर ये 100 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो चुके हैं। यानी कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो इनके द्वारा की जाने वाली बीमारियों पे काम करती हो। तो पूरे विश्व की ये एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है और ये सिर्फ लोगों में बीमारी की समस्या नहीं है, ये एक धन की समस्या के रूप में भी सामने आई है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक को जो डेवलप करने में खर्चा आता है वो कई बिलियन डॉलर का खर्चा आता है। और अगर हम उसको लापरवाही पूर्वक यूज़ करते हैं कि अगर हम सर्दी खांसी में एक बहुत महंगी वाली दवाई का हम इस्तेमाल कर लें, या अगर जो 5 रुपए की एंटीबायोटिक से जो चीज़ ठीक हो सकती है हम उसके लिए बिना मतलब कि 1000 रुपये या 10,000 रुपये वाली एंटीबायोटिक का कोर्स लें और कोर्स को पूरा ना करें, उसको 1 या 2 डोज लेने के बाद उसको छोड़ दें, तो ये जो है हमारे कई बिलियन डॉलर की जो रिसर्च होती है उसको एक दिन में बर्बाद कर देती है। और ख़ास तौर से ये पूरा एक विश्व की समस्या है, ना सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की, बल्कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भारत की तरह दूसरे देश हैं, उनके लिए भी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है अक्सर काफ़ी सारी पॉपुलेशन गरीब होती है, तो उनको ये चाहिए कि उनको एक सही दाम पे एक अच्छी एंटीबायोटिक उपलब्ध हो पाए। ये तो हो गई देशों की बात। इसके अलावा क्या होता है कि जानवरों में भी और जो पोल्ट्री है उसमें भी एंटीबायोटिक का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जो इसका कारण बन रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो इसी तरह जो हमारे पशुपालक हैं और जो मुर्गी पालन वगैरह करते हैं, इनको भी ध्यान रखना होगा कि केवल जो है पैदावार बढ़ाने के लिए अनावश्यक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये पानी में पहुंचती हैं, मनुष्य के शरीर में पहुंचती हैं और इस गतिरोध को बढ़ावा देती हैं। यानी डॉक्टरी पेशे या डॉक्टर समुदाय के अलावा एक नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करे। डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, जो कोर्स दिया गया है, उस कोर्स का पूरा पालन करे। नहीं तो ऐसा ना करने पर जो है रिसोर्सेज की, संसाधनों की बहुत बर्बादी होती है, जो कि एक तरह से पब्लिक की ही होती है। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को सर्दी खांसी होती है, तो वो सर्दी खांसी की दवाई के बजाय जब उनको बुखार नहीं आया है उसके लिए भी वो 1 या 2 दिन की एंटीबायोटिक जो है मेडिकल स्टोर से खरीद के ले लेते हैं, जिसकी उन्हें कतई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एंटीबायोटिक ऐसी सिचुएशन में शुरू नहीं करेंगे तो हो सकता है आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन जब आप एंटीबायोटिक की सेवन कर लेते हैं तो वो बीमारी जो होती है बिगड़ जाती है और अक्सर वो बीमारी भी 7 से 8 दिन चलती है। तो इससे दोहरा नुकसान होता है, पहला तो आपके स्वास्थ्य को, और दूसरा जो एंटीबायोटिक हमने डिस्कवर करी थी उसकी भी उपयोगिता
कम हो जाती है। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट किया है डॉक्टर सुमित रावत जी। डॉक्टर तलहा साहब, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जब पूरे विश्व की बात करते हैं तो भारत का जो दर्शन है वो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानता है, एक परिवार मानता है, और खासकर जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात होती है तो उसका लाभ यदि अगर किसी देश के किसी और कोने में हो रहा है तो किसी भी देश के दूसरे कोने में भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हम जो यूनिवर्सल एक हेल्थ गाइडलाइन की बात करते हैं या वन हेल्थ फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जिसकी चर्चा भी जो है G20 के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रियों के विमर्श में हुआ है, तो इसको आप कितना सही रास्ता मानते हैं भविष्य के लिए? ये जो वन हेल्थ वाली बात है, ये थोड़ा एक व्यापक सा एक सोच है, और ये बड़ी बात है कि जब G20 में भारत को जो है ये आगे बढ़ करके इसको लेकर के जाने की बात हुई, तो इसमें वन हेल्थ वाली बात जो है हमारे देश से आगे आई है। ये वन हेल्थ का तात्पर्य ये है कि सिर्फ अभी तक जो हेल्थ की बात हो रही होती थी वो सिर्फ मनुष्य की बात हो रही होती थी कि मनुष्य का क्या हेल्थ है, उसके लिए क्या अस्पताल की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उसके लिए क्या दवाइयों की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनके लिए क्या वैक्सीन की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पर यहाँ पर से इसको और व्यापक लेकर के जाने की बात हुई, और इसमें सारे प्राणी, चाहे वो पक्षी हों, जानवर हों, जितने भी जीवित हैं, उन सब के हेल्थ के बारे में बात हो रही है इस वन हेल्थ के अंतर्गत में। और इन सारे जीव जंतु, सारे जो भी जीवित हैं, उन सब के इलाज की एक सही और एक पुख्ता जो तैयारी है उसके बारे में बात हो रही है, ताकि ये हम सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं। जो एक बेसिक, जो कि स्कूल का बच्चा है वो भी जान रहा होता है कि पूरे में एक फूड वेब चीज़ हो रही होती है, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, हर कोई आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको अलग से किसी एक के हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो हम कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से अगर हम मान लें कि हमने अपने घर को साफ़ सुथरा कर लिया है लेकिन अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा करने की कोशिश नहीं करी है, तो वो बीमारी बाहर से तो हमारे घर में आ ही जाएगी, चाहे हम अपने घर को कितना भी स्वस्थ और साफ़ रखने की कोशिश करें। तो इसी तरह से ये जो व्यापक सोच है कि सारे जीव जंतु की अगर हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो हम पाएंगे कि जो मनुष्य है वो भी ज़्यादा स्वस्थ हो पाएगा। सो इसलिए ही ये बात हो रही होती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के कुछ समय में आपने देखा कि एक लंपी नाम की एक बीमारी है जो कि गाय में काफ़ी तेज़ी से फैलते चली गई। अब कई लोगों का ये मानना है कि क्या ज़रूरत है उनके इतने इलाज में लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा करने की, कोई बात नहीं थी। कोई और दूसरे जानवरों में भी और इसी तरह की कुछ बीमारी, संक्रामक बीमारी हो जा रही होती थी तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था। जैसा कि कुछ साल पहले आपने देखा था कि स्वाइन फ्लू वाली बात हो रही होती थी और एवियन फ्लू हो रही होती थी। ये एवियन फ्लू का मतलब हो रहा होता है कि जो पक्षियों में कुछ बीमारियां होती हैं और वो बीमारियां फिर आगे चल करके मनुष्य में आ जा रही होती है। तो यही बात है कि अगर वन हेल्थ के अंतर्गत काम करेंगे तो सारे जीव जंतु के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, और ये एक बहुत ही बढ़िया सोच और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कार्यक्रम जो है भारत ने आगे लिया है। जी, बहुत अच्छी बात है। और भारतीय दर्शन भी कहता है कि हम प्राणी मात्र के लिए जो है काम करें, यानी पूरे दुनिया के नागरिक एक वैश्विक नागरिक हैं, और किसी एक देश में यदि कोई स्वास्थ्य जोखिम है तो दूसरे देश के लिए भी वो खतरा हो सकता है, इसलिए हम सभी को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर पूजा सिंह, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे, भारत जो है अपने पारंपरिक चिकित्सा जो पद्धति है उसके ऊपर बहुत फ़ख्र करता है, और हम सभी को बहुत फ़ख्र है उसके ऊपर, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। बहुत सारी पैथीज़ भारत में ऐसी हैं कि जो क्योर में, प्रिवेंशन में हर तरीके से काम आती हैं। तो पूरी दुनिया इसका लाभ ले और दुनिया भर में जो तमाम अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, पैथीज़ हैं, उनका भी लाभ हम ले सकें, साझा हो सके, शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो सके। इसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जो विकसित हुआ है आयुर्वेदा, जिसके साथ साथ योगा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये दोनों मिला के अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और सही बना सकता है। कितनी भी बीमारियां, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंजेक्शन लगता है। एलोपैथी अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास होम्योपैथी है या यूनानी मेडिसिन है या फिर आयुर्वेदा और योगा, इन सब का महत्व
एक है ही, क्योंकि उसके बिना अपने आप को स्वस्थ रख पाना बिना दवाइयों के बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक छोटी सी बीमारी है गठियाबाद, यदि हम उसके लिए अपने आप को डेली योगा, डेली चलना, जो ये सारी चीज़ें हम जिनको एक साथ बोलते हैं एक्सरसाइज, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे जीवन के डेली दिनचर्या के लिए। और बिना इसके आगे बढ़ पाना या डेली हमको अपने आप को नॉर्मल रख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये सारी जितने भी हम पैथीज बोल रहे हैं, इन सब का अपने साथ या एकजुट में हर एक पैथी का एक महत्वपूर्ण भाग है ही। किसी भी पैथी को हम रोल्ड आउट नहीं कर सकते हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर पैथी का अपना एक योगदान है, अपनी एक भूमिका है। डॉक्टर शतक्रतु द्विवेदी साहब, हम यहाँ पर बात करें यदि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, क्योंकि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो गरीबी के कारण या फिर गरीबी ना भी हो तो इलाज के कारण, इलाज के खर्चे के कारण वो हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाती है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से या संस्था की तरफ से सामुदायिक स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी चर्चा G20 में की गई। आप इसके ऊपर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो सभी लोगों के लिए सभी प्रकार का इलाज सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। इसके अंतर्गत मेन प्रिंसिपल यही है। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि सभी लोगों को सब चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा है आप उसी को ज़्यादा दे के रिसोर्सेज की बर्बादी है। जिसके पास कम है उसको ज़्यादा दो, जिसके पास ज़्यादा है उसको कम दो। तो इस प्रकार से सभी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का निचोड़ है। भारत में कोई ऐसी स्कीम चल रही हो जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? आयुष्मान भारत की हम बात कर लें, जो एक तरह का प्रयास है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इसके लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंतर्गत जो है भारत ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब जगह खोले गए हैं, उनके अंतर्गत जो है कमज़ोर वर्ग के लोगों को या जो जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पाती हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सभी लोगों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे भारत में जो चल रहा है? टीकाकरण जो है, वैक्सीनेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंशन, किसी भी प्रकार की डिसीज़ का प्रिवेंशन का सबसे अच्छा माध्यम है। साथ ही आज तक इतिहास में अगर किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है तो वैक्सीनेशन के दम पे ही ख़त्म किया गया है, चाहे आप पोलियो को ले लें, चाहे और किसी बीमारी को ले लें। लेकिन हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट ऑल्सो प्रिवेंशन जो है इज़ ऑल्सो चीपर देन क्योर भी है। इसी के लिए भारत वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को लेते हुए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि संसाधनों की बर्बादी हो। और डॉक्टर सुमित रावत जी, हम संसाधनों की बात कर रहे हैं, संसाधनों के माध्यम से बहुत सारे नवाचार भी देश दुनिया में हो रहे हैं और निश्चित रूप से अगर नवाचार किसी एक कोने में हो रहा है तो दूसरे कोने को भी उसका लाभ होना चाहिए। तो क्या क्या इस समय, जिसे हम बोलते हैं मेड टेक एक्सपो, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या क्या नई नई तकनीकी उभर के सामने आ रही है जो हमें आने वाले वक्त में दुनिया को देखने को मिलेगी? इस बार का जो G20 है इसमें भी मेडटेक पर काफ़ी फोकस रहा है और इस एक्सपो को 2 बार आयोजित किया गया है। पहली बार जनवरी में किया गया था, दूसरी बार जब भी हेल्थ समिट हुआ था गांधीनगर में, उसमें भी एक्सपो किया गया था, जिसमें भारत की अनेक कंपनियों ने और विश्व की कंपनियों ने सभी ने इसमें भाग लिया था। और इसमें जैसे कि हमने कोविड के बाद देखा है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अस्पतालों से लेके घरों तक पहुँची है। डिजिटल हेल्थ भी है, जैसे कि हमारे सरकार ने अनेक ऐप बनाए थे, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप बनाया था। तो इस तरह के अनेक जो ऐप हैं उनका भी प्रचार प्रसार हुआ, जो कि आपके मोबाइल पे ही आपको आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपकी बीमारी क्या है, इस तरह की चीज़ें बता देता है। दूसरा ये बता देता है कि अगर आप कोई ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है तो उसमें जाने से आप बच सकते हैं। दूसरा, आप कभी रेल यात्रा कर रहे हैं तो रेल में अगर बीमार यात्री हो जाता है कोई, तो उसको किसी तरह की मदद उपलब्ध करानी है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये भी आजकल डेवलप हो रही हैं, तो मदद प्रोवाइड करने में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है। और आजकल जो ये ऐप हो गए हैं इनमें सभी GPS ट्रैकिंग हो गई है, मतलब GPS के द्वारा आपकी लोकेशन या मरीज की लोकेशन है, जिसको मदद चाहिए उसकी लोकेशन बता देते हैं। और आजकल जितनी भी ये जो टैक्सी सर्विसेज हैं इसमें भी आजकल जो है ये पैनिक बटन वगैरह हो गया है, तो उसके लिए भी इसको
करते हैं। और ऐसी वॉचेस पे काम हो रहा है, कई सारी स्मार्ट वॉच, मतलब ऐसी घड़ियां आ रही हैं कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल से लेके हार्ट रेट से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक बार में ही प्रदर्शित कर देती हैं। और इस पे भी काम चल रहा है कि आपका जो शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर है, उस पे भी ये काम कर रही हैं। और साथ ही इसको एक काफ़ी सस्ते दामों पे उपलब्ध कराने के लिए भी, टेक्नोलॉजी को सस्ता करने के लिए भी काम हो रहा है। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल डिवाइस की टेक्नोलॉजी, इसको जो है सरकार द्वारा मदद भी दी जा रही है। और ये अनेक देशों में, मतलब अफ्रीका से लेके और साउथ ईस्ट एशिया, सभी देशों में आज भारत की इसमें भी बहुत अच्छी पहुंच हो रही है। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने सर्विलांस की बात की कि कैसे हम सर्विलांस की, जेनेटिक सर्विलांस के माध्यम से चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और ह्यूमन फ्रेंडली जो है डिवाइसेस डेवलप हो रही हैं, मोबाइल तक और रिस्ट वॉच तक में चीज़ें आ रही हैं, स्मार्ट डिवाइसेस जो है डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के ऊपर बात करना चाहेंगे डॉक्टर तलहा साहब। आप चूँकि टीबी और चेस्ट विभाग से भी हैं, और टीबी पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक चुनौती है, और भारत का भी ये लक्ष्य है कि टीबी का उन्मूलन किया जाए। इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत पुरजोर प्रयास हो रहा है। तो सभी देशों का सामूहिक रूप से कदम ताल करके इस बीमारी को रोकने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और ख़ास करके ये जो टीबी है, जैसा कि लोगों को लग रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देशों में सीमित है, पर ये सच बात नहीं है। टीबी की बीमारी जो है ख़ास करके हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और चीन की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी संख्या अगर मरीज़ों की देखें तो वो काफ़ी दिखेगी हिंदुस्तान और चीन में। लेकिन कई जो है यूरोप के देश ऐसे भी हैं जिनमें कि इसकी संख्या अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो आपको अधिक मिलेंगी। अब ख़ास बात यह है कि ये जो टीबी की बीमारी है, इसको लेकर के एक स्टैंडर्डाइज तरीका हो सकता था जिससे कि इलाज जो है हर व्यक्ति को एक प्रकार का मिल सके। इसकी जो पहल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो की, और उसके अंतर्गत जो कि डॉट्स की दवाइयाँ गांव-गांव तक मिल रही हैं और आसानी से उपलब्ध है, इससे क्या हो रहा है कि सारे जगह पे सारे मरीज़ों का इलाज एक स्टैंडर्ड का हो जा रहा है। और इससे टीबी के उन्मूलन जो कि 2030 तक होने की संभावना रखी गई है, WHO ने ऐसा टारगेट रखा है, और जैसा कि हिंदुस्तान में इस टारगेट को 2025 तक ही रखा गया है कि टीबी के उन्मूलन के कार्यक्रम को इतना तेज किया जा सके कि टीबी के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी कम से कम हो जाए। और इसके लिए डॉट्स के द्वारा जो कि मरीज़ों को इलाज हो रहा है, ये एक काफ़ी पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश को G20 के और दूसरे देशों में भी WHO की मदद से एक समानांतर स्टैंडर्ड में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लाखों लोग सालों में जान दे रहे होते हैं। आपको जानकारी के लिए बताएं कि हर 1 मिनट में हिंदुस्तान में 3 लोग टीबी के मरीज मर जा रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीबी जो बीमारी है और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा व्यापक एक हेल्थ की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है। इसी तरह से और भी जो कि G20 के सहयोगी देश हैं, उनमें भी टीबी की बीमारी जो है एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो टीबी का उन्मूलन बिल्कुल संभव है। बहुत अच्छी बात है कि टीबी का उन्मूलन संभव है और सामूहिक रूप से ये प्रयास किया जा सकता है इसके उन्मूलन के लिए। और सतत विकास लक्ष्य जो हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, इसमें भी इन सारी चीज़ों को परिकल्पित किया गया है। यहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहेंगे, फार्मा सेक्टर की बात करना चाहेंगे। दवाइयाँ जो है बहुत बोझ एक मरीज़ के ऊपर लेकर के आती हैं। दवाइयों को कैसे किफ़ायती बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, इफ़ेक्टिव बनाया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, और इसमें जेनेरिक मेडिसिन्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाली बात है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि आप अगर देख सकते हैं कि जो दवाइयाँ हिंदुस्तान में जेनरिक दवाइयाँ के नाम से आ रही होती हैं, ये वही मॉलिक्यूल हैं जिनको कि अगर विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50 से 100 गुना दाम उन दवाइयों का हो रहा होता है। और इसी वजह से WHO ने जब HIV के लिए दवाइयों की आवश्यकता थी अफ्रीका जैसे गरीब देशों में, तो वहाँ पर भारत ने लीड लिया, और भारत के कई सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने जेनरिक दवाइयाँ
HIV के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड के और काफ़ी किफ़ायती दर पे बनाएं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दवाइयाँ 8 रुपये में बनाई थी HIV के लिए, वो 800 रुपये में भी अमेरिका में उपलब्ध नहीं था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक दवाइयाँ जो कि अच्छे स्टैंडर्ड की और जिससे कि मरीज़ का भला हो सकता है, मरीज़ की पॉकेट पे ज़्यादा मार ना पड़े और वो आसानी से अपना इलाज करा सके, ये सस्ती दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बनाने में कामयाबी हासिल करी है। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये दवाइयाँ सप्लाई नहीं हो रही होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये सारे विकसित देशों में भी, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में हिंदुस्तान से ये सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ एक्सपोर्ट की जा रही होती हैं। सो ऐसी मान्यता हो सकता है लोगों के भीतर हो कि हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जो जेनरिक दवाइयाँ हैं वो गरीब देशों में जा रही होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये विकसित देशों में भी जा रही होती हैं। और ख़ास करके कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, जो कि काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं अमेरिका और यूरोप में, जो कि वहाँ की बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसको काफ़ी महंगे स्तर पे बना रही होती हैं और वो उसको पेटेंट करा करके रखी हुई होती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो दवाइयों के कीमत से, उसकी मार से परेशान रहते हैं। और ये G20 का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कि हिंदुस्तान बाकी सारे देशों को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देना चाहता है कि अगर दवाइयाँ अगर आप सस्ती और अच्छी बना सकते हैं तो आप अपने पूरे देश के लोगों का भला कर सकते हैं। डॉक्टर तलहा साद, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि भारत में जो है बहुत किफ़ायती दवाइयाँ बन रही हैं, बहुत आला दर्जे की दवाइयाँ बन रही हैं और पूरी दुनिया में निर्यात हो रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं। यही कारण है कि भारत को पूरी दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे और डॉक्टर पूजा सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम चूँकि डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और नई नई तकनीकी की बात अभी डॉक्टर सुमित रावत ने बहुत विस्तार से बताई, यहाँ पर हम डिजिटल हेल्थ की बात करें, एक मरीज़ का डाटाबेस जो है बनाने की बात करें ताकि वो उसका एक्सेस आप कहीं से भी ले सके, मरीज़ को दवाइयों के साथ, पैसों के साथ, फाइलों की जो बोझ होती है, मखड़जाल होती है, उससे भी ना उलझना पड़े। डिजिटल हेल्थ की सुविधा, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। जी, ये एक मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। जैसा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तरह से लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी जितना भी डेटा है, क्योंकि ये मरीज़ के साथ साथ डॉक्टर के लिए भी बहुत आवश्यक होता है कि हमें पता रहे कि पुराने उसकी क्या जांचें हुई हैं या पुराने उसकी क्या दवाइयाँ चली हुई हैं। कोई भी बीमारी हो, एक साधारण सी बीमारी है डायबिटीज़, अगर हम उसकी भी बात करें तो पहले मरीज़ का क्या लेवल था शुगर का या क्या दवाई चल रही थी और 6 महीने बाद उसमें क्या बदलाव आया है। यदि वो एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहा है तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इस चीज़ को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि डॉक्टर भी उसको देख सकता है और मरीज़ को भी अभी अपने साथ एक पूरा बैग लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की डिवाइसेस और तकनीकी जो है डेवलप हो रही हैं। डॉक्टर शतक्रतु द्विवेदी साहब, आपसे हम चर्चा के आखिरी राउंड में हैं, हम बस छोटी छोटी टिप्पणी आप सभी से जानना चाहेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं डॉक्टर शतक्रतु द्विवेदी साहब कि G20 समिट के बाद, खासकर जब स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन हो चुका है, बातचीत हो चुकी है और विमर्श से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने पिछले आधे घंटे में बहुत विस्तार से चर्चा की। आगे की राह क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? G20 जो है विश्व में इकोनॉमिक और फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए जो शुरुआत की गई थी उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि हमने अभी कोरोना के उसमें देखा कि किसी भी पेंडेमिक या स्वास्थ्य बीमारियों के कारण जो है कितना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, वो हमने इस दौर में देखा। तो चूंकि स्वास्थ्य को इसमें शामिल किया गया, जो भारत ने पहल लिया, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके कारण जो है मान सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो इकोनॉमिक के कारण ही जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है। और विश्व में स्वास्थ्य के ऊपर एक्सपेंडिचर भारत में बाकी देशों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन इसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, अभी भारत सरकार जो इसके डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हेल्थ को इन्वॉल्व करने के लिए एक सेक्टर बनाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और इससे लोगों का बहुत
ज़्यादा भला होगा। जी, लोगों का बहुत भला होगा इस तरह के इनिशिएटिव से। डॉक्टर सुमित रावत, आपकी क्या टिप्पणी है? जो इस बार का सम्मेलन रहा है, इसका अगर अपन पृष्ठभूमि देखें तो अभी दो बड़े मुख्य इवेंट जो हुए हैं दुनिया में। पहला तो ये कि हम पेंडेमिक या महामारी से जैसे ही निकलने को थे, वैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर भी हुआ, जिसकी वजह से जो है तेल की कीमतें बढ़ गईं और भारत भी बढ़ी हुई तेल कीमतों से जूझता रहा, जिसकी वजह से भारत समेत अन्य देश जो हैं ईंधन की दिक्कतों का भी सामना कर रहे थे, जिस वजह से दवा और स्वास्थ्य से लेकर सभी चीज़ों की कीमत बढ़ी है। और यहाँ पर हम एक और चीज़ लेकर आए हैं जो भारत ने अभी इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था, और हम इसमें भी इसको लेकर आए। G20 में भी हमने हमारे यहाँ जो मिलेट्स या जो हमारे पारंपरिक अनाज रहे हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी है, इनको हम लेकर आए और हम पूरे विश्व के सामने इनको हमने रखा है। तो ये एक तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, हमारे देश के लिए भी फायदेमंद है और हमारे किसानों के लिए भी फायदेमंद है। तो ये एक जो लीडरशिप थी या जो एक हमें लीड करने का मौका मिला विश्व को, तो ये भी बहुत अच्छा अवसर रहा और जिसका हमने भरपूर जो है लाभ लिया है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर सुमित रावत, आपने श्री अन्न की बात की, मोटा अनाज की बात की। इससे हम बीमारियों की रोकथाम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, पारंपरिक रूप से हमारे खाद्यान्न का हिस्सा रहा है। डॉक्टर पूजा सिंह, आपकी क्या टिप्पणी है G20 समिट और आने वाली राह को लेकर के? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत इस साल प्रेसिडेंट है G20 का और अपने आप पे समिट हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी विकास भी हमें देश में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कि हेल्थ के साथ और भी बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन भी हुआ है G20 में, और ये दूसरा साल है जबकि एक डेवलपिंग या विकासशील देश को प्रेसिडेंसी दी गई है। पिछले साल भी विकासशील देश था और इस साल हम इतने शक्तिशाली और सशक्तिकरण हो चुका है हमारा कि हमें ये प्रेसिडेंसी मिली है, और अगले साल भी एक डेवलपिंग कंट्री को ही दिया जा रहा है जो कि ब्राज़ील रहेगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने आप को प्रूव किया है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। 20 देशों के साथ साथ अभी हमने और अन्य देशों को भी बुलाया हुआ है गेस्ट की तरह से, और ये हमारा जो आउटलुक है ये दर्शाता है कि आज इंडिया ने अपनी एक जगह बना ली है। भारत ने एक मजबूत जगह बना ली है तमाम विकसित और विकासशील देशों के बीच में। डॉक्टर तलहा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे भविष्य की राह यदि हम बात करें तो तमाम जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, सब उनको आपस में साझा करना, जानकारियों का आदान प्रदान करना, इसकी दिशा में क्या आगे की राह है? ये एक ज़रूरी सवाल होगा और इसमें ख़ास बात ये है कि हमारे पहले से भी एक थोड़ी आदत सी रही है कि हम जब भी कोई चीज़ हो रही होती है, कोई कार्यक्रम हो रहा होता है, तब हम काफ़ी ज़्यादा अपना जोश दिखा रहे होते हैं और हमें उस समय लग रहा होता है कि ये ही अंतिम समय है जहाँ पर कि हमें सब कुछ करके दिखा देना है। पर ख़ास बात ये है कि अगर जो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों पे अभी हम सब ने बात की कि वन हेल्थ से लेकर के टीबी से लेकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किफ़ायती दर की दवाइयाँ और अच्छी दवाइयाँ, तो इन सभी चीज़ों को इस G20 के समिट और इस समय जो संकल्प लिए जा रहे हैं, इसको भविष्य में किस तरह से रूपरेखा इसकी बनती है और इस पर सतत क्या प्रयास किए जा रहे होते हैं, इसी से इसकी सफलता तय हो पाएगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन और कुछ हफ्ते और कुछ महीने इसकी बात नहीं होगी। अगर G20 में अपनी एक अलग पहचान बनानी है और बाकी देशों के लिए एक उदाहरण बनना है, तो इस पे लंबे समय के लिए काम करने की ज़रूरत होगी और तभी हम एक उदाहरण बन सकेंगे, एक चीज़ दिखा सकेंगे कि जो संकल्प हमने आज 2023 में लिया, इसको हमने कितना पूरा किया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर तलहा साहब आपने कही कि सिर्फ चर्चा और नीति तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, क्रियान्वयन के स्तर पर भी बहुत काम करना है और एक बहुत लंबा सफ़र अभी हमें तय करना है। और चूंकि भारत का जो दर्शन है वो पूरी दुनिया को एक मानता है और G20 समिट का इस बार का थीम भी जो है वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, पूरी दुनिया को हम एक मानते हैं। तो अक्रॉस द बाउंड्री जो आपने बात कही डॉक्टर शौकत द्विवेदी साहब ने कि चीज़ों का लाभ सबको मिलना चाहिए और डॉक्टर्स जो है विदाउट बाउंड्रीज होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और आरोग्य से उन्नत अवस्था पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हम एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य जो हमारे महाउपनिषद से लिया गया है, इसकी परिकल्पना को जो है साकार करने के रास्ते को आगे देखते हैं, साकार करने की परिकल्पना को हम जीवित होते हुए देखते हैं। आप सभी मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर शौकत द्विवेदी, डॉक्टर पूजा सिंह, डॉक्टर सुमित रावत और डॉक्टर तलहा साहब, आप सभी लोग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से हमारे बीच आए और इस परिचर्चा में आपने अपने कीमती विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद। धन्यवाद।